हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार एसएससी के हम लोग साइंस के सीरीज में हम लोग जीव विज्ञान बायोलॉजी पे हम लोग डिस्कस किए, थ्योरी विद एमसीक्यू। अब हम लोग फ्रेंड्स फिजिक्स भौतिकी विज्ञान पे डिस्कस करेंगे, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, है ना। आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो फ्रेंड ल्यूमेन जो है वो ज्योति फलक्स का मात्रक होता है, ल्यूमेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अदिश राशि है? तो फिर ऊर्जा ऊर्जा जो है वो एक क्या है, तो अदिश राशि है। अदिश राशि वैसी राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, वो अदिश राशि कहलाती है। मतलब स्केलर क्वांटिटी, जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, समय, दाब, ताप, आवेग, विद्युत धारा, घनत्व, दूरी, ये सभी ठीक है हम लोग डिस्कस किए। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो फिर प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष। ठीक है। भूकंपीय तीव्रता मापा जाता है, तो भूकंपीय तीव्रता जो है वो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ठीक है। चाल एवं वेग का मात्रक है, तो फिर चाल एवं वेग का मात्रक है मीटर पर सेकंड, जो वो चाल एवं वेग का मात्रक है। भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो फिर भौतिक विज्ञान का पिता जो वो आइंस्टीन को कहा जाता है। ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर का समीकरण किसने दिया है? तो फिर वो जो है आइंस्टीन ने दिया है। सापेक्षता का सिद्धांत है ना, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। नेक्स्ट है फ्रेंड, समतल कोण का मात्रक है। तो समतल कोण का मात्रक जो है रेडियन, सॉरी रेडियन जो है वो समतल कोण का मात्रक है। अगला है, सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो फिर सोनार का प्रयोग जो है नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। गैसों का दाब किससे मापा जाता है? तो फिर गैसों का दाब जो है मैनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? सदिश बोले तो फिर वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन सी है? तो फिर इनमें से वेक्टर क्वांटिटी जो है वो उपयुक्त सभी है, संवेग, त्वरण, आवेग, है ना। उपयुक्त सभी जो है वो सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोग वेक्टर क्वांटिटी पे डिस्कस किए थे ना फ्रेंड, है ना। वैसे भौतिक राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, तो वो सदिश राशि कहलाते हैं, मतलब वेक्टर क्वांटिटी। जैसे वेग, आवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग और भार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है, बल का एसआई मात्रक है। तो बल का एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन न्यूटन जो है वो बल का एसआई मात्रक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैंडिला किसका मात्रक है? तो फिर कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, कैंडिला। ठीक है। और ल्यूमेन हम लोग देखे थे पहला क्वेश्चन में, तो ल्यूमेन जो है वो ज्योति फलक्स का मात्रक है, ल्यूमेन। ठीक है। एक माइक्रोन बराबर होता है, तो फ्रेंड एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर, जो एक माइक्रोन के बराबर होता है। ठीक है। बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बोलोमीटर से जो है वो तापमान को मापा जाता है, बोरोमीटर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक कैरेट हीरा किसके बराबर होता है? तो एक कैरेट हीरा जो है वो 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। ठीक है। जल की प्रवाह दर मापा जाता है, तो फिर वो क्यूसिक क्यूसिक से जो है वो जल की प्रवाह दर मापा जाता है। ठीक है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो फिर वो सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है ना, महासागरों में डूबी हुई किसी वस्तु का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है? तो फ्रेंड एक प्रकाश वर्ष जो है ना, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर में भी सही है, 9.46 इंटू 10⁻15 ये मीटर में, है ना। उपयुक्त दोनों बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष के। ठीक है। अगला है, मापक का एसआई पद्धति को कब स्वीकार किया गया? तो मापक का एसआई पद्धति को फिर वो 1967 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। अगला देखते हैं, त्वरण का एसआई मात्रक है। तो फिर वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो त्वरण है ना, त्वरण का एसआई मात्रक है। ठीक है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर जो है वो उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर। ठीक है। पारसिक इकाई है, फिर पारसिक जो है वो दूरी की इकाई होती है, पारसिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो फिर वो 1971 ईस्वी में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो फिर सदिश राशि नहीं है, सदिश मतलब वेक्टर नहीं है, तो स्केलर खोज रहा है, में से स्केलर क्वांटिटी कौन है? तो आयतन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि है, बाकी सब सदिश राशि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी में से कौन है? तो वेग जो है इनमें से वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये सब जो अदिश राशि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए बल का सीजीएस मात्रक है। तो बल का सीजीएस मात्रक जो है वो डाइन होता है, बल का सीजीएस मात्रक। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाले बल कहलाते हैं? तो फिर वो अभिकेंद्र बल कहलाते हैं, केंद्र की ओर लगने वाले बल, और केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल अपकेंद्रीय बल कहलाते हैं। ठीक है, दोनों आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूटन बराबर होता है? तो एक न्यूटन बराबर जो होता है 10⁵ डाइन एक न्यूटन के बराबर होता है। वेग परिवर्तन की दर कहलाती है? तो फिर वेग परिवर्तन की दर जो है वो त्वरण त्वरण जो है वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। सागर की गहराई किससे मापी जाती है? तो सागर की गहराई जो है वो फेदोमीटर से मापी जाती है, सागर की गहराई। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितने हैं? तो एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या है वो 7 होती है। ठीक है। त्वरण की बीमा है, इनमें से त्वरण की बीमा जो है L T-2 जो है वो त्वरण की बीमा है। ठीक है। घन कोण का मात्रक है, तो घन कोण का मात्रक जो है एस्टेरेडियन जो है वो घन कोण का मात्रक है। ठीक है। अगला है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है? तो फिर वो पॉलीग्राफ जो है वो झूठ का पता लगाने वाला
यंत्र है। ठीक है, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फिर वो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं फिर, समुद्री दूरी मापने की इकाई है। तो समुद्री जो है वो नॉटिकल मील है ना, नॉटिकल मील जो है समुद्री दूरी मापने की इकाई है। ठीक है, एक नॉटिकल मील बराबर होता है तो फिर 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल मील। ठीक फ्रेंड्स, एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो फ्रेंड्स एक बैरल में जो है वो 159 159 लीटर होता है एक बैरल में। ठीक है, और एक गैलन में फिर हम लोग बैरल भी देखें और गैलन भी देखें तो एक गैलन में जो है वो 3.785 लीटर होता है एक गैलन में, और एक बैरल में 159 लीटर होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, बल गुणनफल होता है। तो बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। कहते हैं कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो फिर वो अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। तो फिर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक जो है वो है ना ध्रुव पर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गति के नियम के प्रतिपादक हैं। तो न्यूटन जो है वो गति के नियम के प्रतिपादक हैं। ठीक है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। तो फिर प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जो है वो है ना कैंची, पिलास, हैंडपंप, ये सभी जो है फिर वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। तो फिर हम लोग प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन है उन सभी पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, कैंची, ठीक है, पिलास, हैंडपंप, ठीक है, झूला, कील निकालने की मशीन, ये सभी जो वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फिर द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक देख लेते हैं, फिर इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं, तो फिर द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक इनमें से जो है ना सरोता, सरोता जो है वो द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक हैं। तो फिर द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक देख लेते हैं, तो सरोता है, ओपनर हो गया, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का ओपनर हो गया, नींबू निचोड़ने की मशीन, ये जो है वो द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक हो गए। बाकी चिमटा जो हो गया फिर वो तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक हो गया, और स्टेपलर जो है वो ये भी तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक है। ठीक फ्रेंड्स, ये सब ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी घर्षण का मान सबसे कम होता है। तो फिर किसी घर्षण का मान जो है वो लोटनिक लोटनिक घर्षण में जो है वो मान घर्षण का मान सबसे कम होता है। ठीक है, गैलीलियो का जरूरत का नियम कहलाता है। तो गैलीलियो की जरूरत का नियम जो है न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु का भार शून्य होता है। तो फिर वो किसी वस्तु का भार केंद्र पर जो है वो शून्य होता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है रेखीय संवेग सिद्धांत पर कार्य करता है। बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर गिरता है। तो फिर वो विराम के जड़त्व के कारण। ठीक है, अगला है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की? तो फिर वो गैलीलियो जो है वो जड़त्व के नियम की खोज की है। ठीक है, 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? तो वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है 1 किलोग्राम। ठीक है, प्रक्षेप्य पथ कैसा होता है? तो प्रक्षेप्य पथ जो है वो परवलयाकार होता है प्रक्षेप्य पथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बल की बड़ी परिभाषा प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स बल की परिभाषा है ना न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए मशीन में घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भार का मात्रक है। तो फिर भार का मात्रक जो है न्यूटन जो है वो भार का मात्रक होता है। ठीक है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो फिर वो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक जो है वो न्यूटन जो है प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक हैं। प्रक्षेप्य गति के उदाहरण है। तो फिर वो है ना धनुष से छूटा वान और तोप से निकला गोला, ये जो है वो प्रक्षेप्य गति के उदाहरण है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई है। तो वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई है वो द्रव्यमान जो है किसी वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई है। ठीक है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का होता है तो वो 1/6 गुना होता है। ठीक है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का होता है तो फिर वो 1/81 गुना होता है चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रक्षेप की ऊंचाई अधिकतम होती है जब प्रक्षेप कोण जो है वो 90 डिग्री का हो। ठीक है, ऊंचाई पूछ रहा है ना, दूरी पे जाएगा तो 45 डिग्री पे फेंका जाएगा तो ज़्यादा दूरी पे जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार हो जाएगा तो फिर कितना होता है 1/6 होता है ना गुना, तो 600 न्यूटन है अर्थ पे, तो फिर मून पे कितना होगा? तो मून पे होने के लिए 600 गुना 1/6 करेंगे तो क्या होगा? मून पे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड? वो 100 न्यूटन हो जाएगा ना, तो 100 न्यूटन ऑप्शन ए में है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है। फिर वो संवेग कहलाता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है? तो फिर अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है सूर्य की परिक्रमा करते ग्रह जो है फिर वो अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ठीक है, इसमें फोर्स जो है अंदर की ओर लगता है और अपकेंद्रीय बल में क्या फोर्स बाहर की ओर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, में सर्कस में मौत का कुआं का खेल किसका उदाहरण है? तो फिर वो अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ठीक है, बाहर की ओर। देखिए वाहनों में स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। तो फिर वो घर्षण को कम करने के लिए वाहनों में स्नेहक का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए किस कोण से प्रक्षेप किया जाना चाहिए? तो फिर वो 45 डिग्री तक, है ना। और कोई वस्तु जैसे रॉकेट की जैसे दूरी फेंकना है तो 45 ज़्यादा दूर फेंकने के लिए फिर वो 45 डिग्री के कोण पे फेंकना चाहिए, ठीक है। और सर्वाधिक ऊंचाई प्राप्त करने के लिए 90 डिग्री पर फेंकना चाहिए। ये सब हम लोग पीछे क्वेश्चन में देख चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चिमटा किस श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है? तो हम लोग जस्ट देखें ना, चिमटा जो है वो तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है। तो हम लोग तीनों एक बार फिर से देख लेते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, यदि ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जो है कैंची, देखिए दो एक ऊपर नीचे का काम करा है ना, कैंची, पिलास, हैंडपंप, झूला, है ना, कील निकाले वाली मशीन, है ना, एक ही डायरेक्शन में काम करा है ना, वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हो गए। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक देखते हैं हम लोग सरोता, ठीक है, सरोता काटने वाला जो होता है ओपनर, फ्रेंड्स, उसका नींबू निचारने की मशीन, ये सब जो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। उसके बाद तृतीय श्रेणी के उत्तोलक देख लेंगे, तो क्या है, तो स्टेपनर, ठीक है, चिमटा, मनुष्य का हाथ, है ना, किसान का हल तथा बेलचा, ये सब जो है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। तो हम क्वेश्चन पूछ रहा है चिमटा, तो चिमटा जो है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है, ठीक है, आप इतना ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कार्य बराबर होता है, तो फिर वर्क जो बराबर होता है बल इंटू विस्थापन के बराबर होता है कार्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट का कार्य प्रणाली जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला देखते हैं, डंडे के प्रभाव करने पर कोट से धूल झड़ जाते हैं, क्यों झड़ते हैं? तो विराम के जड़त्व के कारण, ठीक है। अगर कोई गद्दा टांगे हुए फिर आप डंडे से प्रभाव करते हैं तो धूल झड़ जाता है, तो विराम के जड़त्व के कारण, ठीक है। अगला देखते हैं, संवेग की विमा होती है, तो फिर वो MLT-1 जो है वो संवेग की विमा होती है, ठीक है। वस्तु का भार कम होता है, तो फिर वो विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार जो है वो विषुवत रेखा पे कम होता है और ध्रुव पर जो है वो सर्वाधिक होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। कार्य का SI मात्रक है, तो फिर कार्य का SI मात्रक जो है वो जूल होता है, ठीक है, हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। और शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। और कार्य का CGS मात्रक जो है वो अर्ग होता है, ठीक है, जो कि हम लोग बल का देखे थे तो वहाँ डाइन था, ठीक है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए, किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो वो 4 गुना हो जाएगी। किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा, ठीक है। अगला देखते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो घटता जाता है। 1 मेगावाट बराबर होता है, तो 1 मेगावाट जो है फिर वो 1000 किलोवाट के बराबर होता है। कार्य करने की दर कहलाती है, तो कार्य करने की दर जो है वो शक्ति कहलाती है, ठीक है। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, तो कार्य करने की क्षमता जो वो ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो, है ना, विषुवत रेखा पे कम होता है, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है और पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है, ठीक है। आप तीनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है ना, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। अगला देखते हैं, 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल बराबर जो है वो 10⁷ अर्ग होता है। और ये गतिज ऊर्जा समीकरण, तो फिर हाफ mv², आप लोग भी जानेंगे, गतिज ऊर्जा का समीकरण जो है वो हाफ mv² है, ठीक है, होता है। गुरुत्वीय आकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो फिर गुरुत्वीय आकर्षण का सिद्धांत जो है वो न्यूटन ने दिया है, ठीक है। शक्ति का SI मात्रक होता है, तो फिर शक्ति का SI मात्रक जो है वो वाट जो है वो शक्ति का SI मात्रक होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? तो 1 किलोवाट घंटा जो है वो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है, ठीक है। गुरुत्व आकर्षण के सर्वात्रिक नियम का प्रतिपादक किसने किया था? तो गुरुत्व आकर्षण के सर्वात्रिक नियम का प्रतिपादक को न्यूटन ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह की चाल किस पर निर्भर करती है? तो उपग्रह की चाल जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करती है। फ्रेंड्स, एक पॉइंट जान लेंगे, देखिए, ये सन है, सन के नजदीक जितना ग्रह होगा, जो सन के ज्यादा नजदीक होगा, उसका वेग और गतिज ऊर्जा जो है सर्वाधिक होती है, ठीक है। जैसे जैसे दूर जाता जाता ऐसे ऐसे क्या होता है ना, कम होती जाती है, ठीक है। ये हम लोग पिछले एक सेगमेंट डिस्कस किए हुए थे। देखिए, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन जो है वो केपलर महोदय ने किया था, ठीक है। अगला है, एक अशुभ शक्ति बराबर होता है, तो फिर एक अशुभ शक्ति जो फिर बराबर होता है 746 वाट के बराबर। इंसान में जो है वो 0.05 से 0.1 अशुभ शक्ति होता है, हॉर्स पावर। सोच लीजिए फ्रेंड, कितना पावरफुल हो गया ना ये हॉर्स पावर, ठीक है। अगला देखते हैं फ्रेंड, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की योग कहलाती है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की योग जो है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल, जूल जो है वो ऊर्जा का SI मात्रक है, ठीक है। दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है, तो वो गुरुत्व आकर्षण बल कहलाता है, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल को, ठीक है। अगला है, 1 वाट बराबर होता है, तो फिर जूल पर सेकेंड जो है वो 1 वाट के बराबर होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो दुगुनी हो जाएगी, ठीक फ्रेंड्स। अगला है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा
यांत्रिक ऊर्जा की क्षमता किसमें प्रदर्शित की जाती है? तो फिर वो मेगावाट में प्रदर्शित की जाती है। ठीक है। कार्य का सीजीएस मात्रक होता है, तो कार्य का सीजीएस मात्रक जो है वो अर्ग होता है। ठीक है। और बल का जो है वो डाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तनी हुई स्प्रिंग में होती है, तो फिर तनी हुई स्प्रिंग जो है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो फिर वो जो है समान होता है। ठीक है। अब स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह मतलब जियोसेंट्रिक सैटेलाइट, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं, कि ऊंचाई जो है वो 36, सॉरी, है ना, 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक है। अगला देखते हैं, भू स्थिर उपग्रह की परिक्रमण काल होता है, तो उसका परिक्रमण काल जो है वो 24 घंटा होता है। ठीक है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, तो फिर वो सौर सेल जो है कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। अगला देखते हैं, नीचे आते समय यदि लिफ्ट की तार टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कितना होगा? फिर वो शून्य होगा। ठीक है। अगला है, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है, तो फिर वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति में होती है, तो फिर वो क्या होती है? स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों होती है। ठीक है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है, तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो धनात्मक होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। ठीक है। अगला देखते हैं, फिर जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है, तो फिर क्या होता है ना, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है। अगला देखते हैं, अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है, तो अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो शून्य होता है। ठीक है। बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा होती है, तो फिर वो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। अगला है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो फिर वो किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है वो है ना वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। कहते हैं पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी का पलायन वेग हम लोग जस्ट डिस्कस किए, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड वो पृथ्वी का पलायन वेग है। ठीक है। उसी तरह हम लोग देखें सूर्य का पलायन वेग, तो सूर्य का पलायन वेग जो है वो 42 किलोमीटर पर सेकेंड जो है वो सूर्य का पलायन वेग है। उसी तरह चंद्रमा का पलायन वेग तो फिर वो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड जो है वो क्या है ना, चंद्रमा का पलायन वेग है। आप ये तीनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व किससे मापी जाती है? तो फिर आपेक्षिक घनत्व जो है हाइड्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ नाप, तो फिर द्रव का ताप मतलब द्रव को भी द्रव है उसका ताप बढ़ने पर उसका पृष्ठ नाप मतलब सरफेस टेंशन जो है वो घट जाता है। ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड्स, देखिए, जमने पर पानी का घनत्व, तो फिर जमने पर पानी का घनत्व घट जाता है, पिघलने पर पानी का घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है। दाब किस पर निर्भर करता है? तो फिर दाब जो है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान, तो फिर सूर्य के लिए पलायन वेग का मान अभी हम लोग जस्ट देखें ना, 42 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। और पृथ्वी के पलायन वेग का मान जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और चंद्रमा पे पलायन वेग का मान जो है वो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। ये सब हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व, दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व जो है वो बढ़ता है। ठीक है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो फिर दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर से मापी जाती है। घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो फिर वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है वो घनत्व का एसआई मात्रक है। ठीक है। हाइड्रोमीटर एवं लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फिर हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर जो है वो पलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। जब बर्फ शुद्ध जल में तैरता है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो पानी के ऊपर जो है उसका 1/10 भाग ही रहता है। ठीक है। अगला देखते हैं, समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? तो समुद्र तल पर औसत वायु दाब जो है वो 76 सेंटीमीटर होता है, या 760 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा बदलने पर किसमें कोई परिवर्तित नहीं होता है? मात्रा बदलने पर जो है घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हीरा का आवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का आवर्तनांक जो है वो 2.417 होता है। हीरा का आवर्तनांक अगर पूछेगा हीरा का आपेक्षिक घनत्व, तो फिर वो 3.52 जो है हीरा का आपेक्षिक घनत्व होता है, और आवर्तनांक जो है फिर वो 2.417 होता है। ठीक है। ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठ्यांक का अचानक गिरना किसका संकेत है? तो बैरोमीटर के पठ्यांक का अचानक गिरना ये जो फिर वो है ना आंधी तूफान का संकेत होता है। ठीक है। और बैरोमीटर के पठ्यांक का ऊपर उठना जो साफ मौसम का सूचक होता है। ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो फिर हवा का वाष्प घनत्व जो है वो 14.4 होता है, हवा का वाष्प घनत्व। अगला क्वेश्चन है, बादल वायुमंडल में क्यों तैरता है? तो बादल जो है वायुमंडल में कम घनत्व के कारण, कम घनत्व के द्वारा कारण जो है बादल वायुमंडल में तैरता है। इसका मतलब बादल का घनत्व कम है
अकॉर्डिंग टू वायुमंडल के, क्लाइमेट के, ठीक है, इसलिए बादल जो है तो तैरता है। देखिए अपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो फिर अपेक्षिक आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब की इकाई है, तो वायुमंडलीय दाब की इकाई जो है वो बार जो है वो वायुमंडलीय दाब की इकाई है, और एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर। अगला देखते हैं, बैरोमीटर के पाठ्यक्रम का धीरे धीरे गिरना किसका संकेत है, तो बैरोमीटर के पाठ्यक्रम का धीरे धीरे गिरना जो है वो आंधी तूफान का संकेत होता है फ्रेंड्स, और ऊपर उठना जो है साफ मौसम का संकेत होता है, और अचानक गिरने का मतलब तेज आंधी तूफान का। देखते हैं चंद्रमा के पलायन वेग है, तो हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, चंद्रमा का पलायन वेग जो है वो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। वही 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो है वो पृथ्वी के पलायन वेग का मान होता है, ठीक है, और 42 किलोमीटर पर सेकेंड जो है वो सूर्य के पलायन वेग का मान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव का मात्रक है, तो फिर पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है तो न्यूटन पर मीटर जो है वो सरफेस टेंशन का मात्रक होता है, इसे पृष्ठ तनाव कहते हैं, ठीक है। जमने पर पानी का आयतन, तो फिर जमने पर पानी का आयतन जो है वो बढ़ता है, अगर कोई बोतल है फिर, ठीक है, आप उसमें पानी भरे हुए हैं पूरा, ठीक है, और उसे जमने के लिए छोड़ देते हैं, वो बोतल जो है लगभग क्रैक कर जाएगा, ठीक है, तो आयतन क्या हुआ उसका, बढ़ा, तभी तो। अगला क्वेश्चन है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल क्या कहलाते हैं, तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को जो फिर हम लोग दाब कहते हैं, है ना, ऑप्शन बी दाब कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ पर खाना पकाना कठिन होता है क्योंकि, पहाड़ पर खाना पकाना कठिन होता है क्योंकि ऊपर में जो वो वायुदाब कम होता है, इस वजह से, ठीक है। अगला है दाब की विमा है, मतलब दाब, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, तो ML-1 T-2, ऑप्शन बी, ठीक है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान, तो उसका द्रव्यमान जो है वो स्थिर रहेगा, ठीक है। अगला है जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पे फिर जल का आयतन अधिकतम और जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है, ठीक है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के पिघलने पर जल का स्तर तो फिर वो समान रहेगा, है ना, क्योंकि उतना आयतन तो पहले से ही रहता है। बैरोमीटर की पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना संकेत है, तो वो साफ मौसम का, है ना, मौसम साफ का संकेत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पलायन वेग कक्षीय वेग का होता है, तो पलायन वेग जो कक्षीय वेग का होता है, तो 2 रूट, है ना, 2 गुना जो है पलायन वेग का कक्षीय वेग होता है। अब देखिए फिर एक बार बराबर होता है, जो लोग जस्ट पीछे डिस्कस किए, एक बार बराबर जो है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक बार के बराबर होता है। अगला देखते हैं, द्रव में अघुलनशील अशुद्ध या नमक मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव जो है वो बढ़ता है, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला देखते हैं, हीरा का अपेक्षिक घनत्व होता है, तो हीरा का अपेक्षिक घनत्व जो 3.52 होता है, ठीक है। एक तैराक को समुद्री जल में तैरना आसान होता है क्योंकि जो है वो समुद्री जल का घनत्व जो है वो अधिक होता है, इस वजह से एक तैराक को जो है समुद्र के जल में तैरना आसान होता है, हाँ, तैराक का घनत्व जो है कम होगा, समुद्री जल का घनत्व अधिक होगा, इसलिए समुद्री जल में तैरना आसान होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, तो फिर वो बूंदे फिर गोलाकार होती है किस कारण से, तो वर्षा की बिंदु जो है वो सरफेस टेंशन, है ना, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव के कारण है वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श तरल की श्यानता होती है, तो एक आदर्श तरल की श्यानता जो है वो 0 होती है, ठीक है। प्रतिबल का मात्रक होता है, तो फ्रेंड्स प्रतिबल का मात्रक जो है वो पास्कल जो है प्रतिबल का मात्रक होता है, ठीक है। लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है, फिर वो किसी कल्प के कारण जो है लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, ठीक है। जल से निकलने पर शेविंग ब्रश की बाल आपस में किस कारण चिपक जाती है, तो फिर वो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण चिपक जाती है, ठीक है। समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए किसके ऊपर तेल क्यों डाला जाता है, तो फिर वो सरफेस टेंशन को कम करने के लिए समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए उसके ऊपर तेल डाला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, श्यानता की इकाई क्या है, तो फिर वो पवाइज पवाइज जो है वो श्यानता की इकाई है, ठीक है। पानी की बूंद का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है वो असंजक बल का अभाव, जब वो पानी की बूंद का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है। अगला क्वेश्चन है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल है, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को जो है वो प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता, तो ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता जो है वो बढ़ती है, ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर ध्वनि की आवृत्ति जो है वो समान रहती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर ध्वनि की आवृत्ति समान होती है, आवृत्ति नहीं बदलता है फ्रेंड्स, ठीक है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है, तो फिर सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल जो है वो 2 सेकेंड होता है, लोलक की लंबाई अधिक होगी तो उसका आवर्तकाल फिर अधिक होगा, लोलक की लंबाई कम होगी तो उसका आवर्तकाल कम होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमानीदार तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कमानीदार तुला जो है वो हुक के नियम के अनुसार कार्य करता है।
आवृत्ति का एसआई मात्रक है, तो फिर वो हर्ज हर्ज जो है वो आवृत्ति का एसआई मात्रक है। द्रव के प्रवाह की दर को किससे मापा जाता है? तो द्रव की प्रवाह की दर को जो है वो वेंचुरी मीटर से मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तरल की श्यानता का मापन किससे किया जाता है? तो फिर वो विस्कोमीटर से किसी तरल की श्यानता का मापन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो फिर वो लोलक की लंबाई पर लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। लंबा जितना होगा उसका आवर्तकाल उतना अधिक होगा। ठीक है, देखिए डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? फिर डॉपलर प्रभाव जो है वो ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो फिर आवर्तकाल जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बुनसेन बर्नर जो है वो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो फिर वो क्या होता है ना, वह कुछ ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो ठीक है, क्योंकि फिर क्या होता है ना, द्रव्यमान के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बर्नौली परिमेय आधारित है तो फिर वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली परिमेय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए वायुयान कार्य करता है, फिर वायुयान जो है वो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, हवाई जहाज। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल का हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो पास्कल के नियम पे कार्य करता है, वर्क करता है। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो सरफेस टेंशन किसके कारण पैदा होता है? तो अणुओं के बीच सहसंजक बल के कारण सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव पैदा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? फिर वो अपरिवर्तित रहेगा, मतलब उतना ही रहेगा। ठीक है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की का रेशियो क्या कहता है? तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, यंग प्रत्यास्थापकता गुणांक कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर किस कारण जो है अक्षर उभर कर आते हैं? तो फिर वो है आसंजक बल के कारण। ठीक है, केश नली में किस द्रव का चढ़ना या उतरना किस पर निर्भर करता है? तो फिर वो है त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर, लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो फिर वो लोलक का आवर्तकाल फिर वो लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल, लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल जो है वो बढ़ता है। ठीक है, द्रवों की तुलना में गैस की श्यानता, तो द्रवों की तुलना में गैस की श्यानता जो कम होती है। ठीक है, आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? फिर वो बर्नौली के, है ना, बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। और ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, है ना, आंधी आने पर टीन की छत या छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि ऊपर का वायुदाब जो है नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है, इस कारण। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है, तो वो सहसंजक बल कहलाता है। ध्वनि तरंगे होती है, फिर ध्वनि तरंगे जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है ध्वनि तरंगे, और प्रकाश तरंग जो अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का अध्ययन कहलाता है, तो फिर ध्वनि का अध्ययन जो है एकॉस्टिक एकॉस्टिक जो ध्वनि का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, हवा में ध्वनि का वेग होता है, तो फ्रेंड्स हवा में ध्वनि का वेग है 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, जब लोलक की लंबाई 4 गुनी हो जाती है तो उसका आवर्तकाल जो है वो 2 गुना हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये पॉइंट। अगला देखते हैं, श्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है, तो फिर श्रव्य तरंग की आवृत्ति जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, जिसे मनुष्य सुन सकता है। और 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंग को वो अपश्रव, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे वो पराश्रव तरंग कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए ध्वनि तरंगे किसमें संचरण नहीं करती है? तो ध्वनि तरंगों जो है वो निर्वात में संचरण नहीं करती है। ध्वनि की तीव्रता का मापक है, तो फिर वो डेसिबल जो फिर वो है ना, सॉरी, डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता का मापक है या मात्रक है, सॉरी मात्रक है। ठीक है, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, जो साधारण बातचीत होता है फिर उसमें ध्वनि की तीव्रता जो है 30 डेसिबल से 40 डेसिबल के मध्य होती है। ठीक है, परावैंगिक किरणें की खोज किसने की है? फिर परावैंगिक किरण की खोज है जोहान्स रिटर ने परावैंगिक किरणें की खोज की है। ठीक है, अगला है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, तो फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे जो अनुप्रस्थ तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, सोनार तकनीक में किसका उपयोग होता है? तो सोनार तकनीक में पराश्रव तरंग का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो फिर वो 17 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक है, तो फिर तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक जो है वो मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद है डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो फिर डॉपलर प्रभाव जो है वो है ना ध्वनि से संबंधित है, डॉपलर प्रभाव। ठीक है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो कान पर ध्वनि का प्रभाव जो है 1 × 10 सेकेंड तक रहता है। ठीक है, अगला देखते हैं, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो फिर ध्वनि का तारत्व जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। किसकी तरंग
लंबाई सबसे अधिक होती है, किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, तो फ्रेंड्स रेडियो तरंगे की लंबाई जो है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिक होती है, तो फिर वो ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिक होती है। कॉस्मिक किरणें होती है, तो फिर वो आवेशित, है ना, आवेशित कण जो है वो कॉस्मिक किरणें होती हैं। ठीक है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे, तो दूर संचार के लिए जो प्रयुक्त तरंगे होता है वो माइक्रोवेव, माइक्रोवेव जो है वो दूर संचार के लिए प्रयुक्त होने वाली तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे गमन करती है, तो ध्वनि तरंगे जो है वो लंबवत, है ना, लंबवत गमन करती है। ठीक है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, प्रासरभ ध्वनि की आवृत्ति होती है, फिर प्रासरभ ध्वनि की आवृत्ति जो है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो है वो प्रासरभ ध्वनि की आवृत्ति होती है, और 20 हर्ट्ज से नीचे जो वो अपसरभ ध्वनि की आवृत्ति होती है। वही 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को श्रव तरंग कहते हैं, श्रव आवृत्ति तरंग कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्स किरणें की खोज किसने की है, तो फिर वो रॉन्टजेल जो है वो एक्स किरणें की खोज की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल, तो उसका आवर्तकाल जो है वो घट जाएगा। ठीक है, कोई लड़की अगर झूला झूल रही है, ठीक है, इस एंगल से इतना तक आवर्तकाल होता है ना, अगर वो खड़ी हो जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होता है, घट जाता है। क्या है, देखिए लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, तो लोलक की घड़ियां गर्मियों में इसलिए सुस्त हो जाती है कि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, उसका आवर्तकाल जो वो अधिक बढ़ जाता है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल जो वो 2 गुना हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, तो फिर ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, तो फिर वो परावर्तन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे बनी होती है, तो फिर विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो फोटोन की बनी होती है। ठीक है, हमारा कान सुन सकता है, तो फिर हमारा कान जो है वो श्रव्य तरंग को सुन सकता है, और श्रव्य तरंग जो है वो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज, ठीक है, 20 के लिए दीजिए थाउजेंड ना, 20,000 हर्ज के बीच की तरंग को श्रव्य तरंग कहते हैं, और 20 हर्ज से नीचे की तरंग को अपश्रव्य, और 20,000 हर्ज से ऊपर की तरंग को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतना। अगला क्वेश्चन है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति किस कारण बढ़ जाती है, तो फिर वो, है ना, वो जो फिर वो डॉपलर प्रभाव के कारण बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल में ध्वनि की चाल होती है, तो फिर जल में ध्वनि की चाल जो है वो 1483 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, ध्वनि की चाल किस माध्यम में न्यूनतम होती है, तो ध्वनि की चाल जो है वो गैस माध्यम में न्यूनतम होती है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम जो है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है, तो एंगस्ट्रॉम जो है वो तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। ठीक है, तो बर्फ की गलन उष्मा होती है, तो बर्फ की गलन उष्मा जो है 80 कैलोरी ग्राम जो है बर्फ की गलन उष्मा होती है। ठीक है, ताप का एसआई मात्रक है, फिर ताप का एसआई मात्रक जो है वो केल्विन जो है वो ताप का एसआई मात्रक होता है। ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता, तो फिर ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता जो बढ़ती है, हम लोग थोड़ी इसमें डिस्कस किए हुए थे। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो फिर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो फिर वो चांदी जो है उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है, तो 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान जो है 4.2 × 10⁻2 जूल होता है। ठीक है, उष्मा की गुप्त उष्मा होती, सॉरी वाष्प की गुप्त उष्मा होती है, तो वाष्प की गुप्त उष्मा जो है वो 536 कैलोरी बाई ग्राम होती है। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक जो है वो क्या होता है ना, बढ़ जाता है इस वजह से। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स, देखिए सूर्य के बाहरी सतह का ताप होता है, फिर वो 6000 केल्विन जो है वो सूर्य के बाहरी सतह का तापमान होता है। ठीक है, पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो फिर पायरोमीटर का उपयोग जो है वो उच्च दाब को मापने में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, परम शून्य ताप का मान होता है, तो परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। किस ताप पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने का जो है पैमाने का मान समान होता है, फिर -40 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग डिस्कस किए हुए इसको। पानी का क्वथनांक होता है, तो फिर पानी का क्वथनांक जो है 373 केल्विन जो है वो पानी का क्वथनांक होता है। अगला है, बोलोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है, तो फिर बोलोमीटर का प्रयोग जो है उष्मीय विकिरण मापने के लिए जो है ना, बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपेक्षित आर्द्रता मापक है, तो फिर अपेक्षित आर्द्रता जो है वो हैग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो है क्या होता है ना, घट जाएगा। ठीक है, एमआरआई मशीन में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो फिर वो चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, थर्म किसका इकाई है, तो फिर थर्म जो है वो ऊष्मा का इकाई है। ठीक है, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदल 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं, तो फिर उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, वायु में जलवाष्प की मात्रा है, तो वायु में जलवाष्प की मात्रा जो है वो आर्द्रता है।
ठीक है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो फिर वो निर्वात में जो है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ठीक है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो फिर प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम जो है रोमर ने नापा था। ठीक है। पारा जमता है तो फिर पारा जो है -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है। अगला है नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक जो है वो क्या होता है ना, बढ़ जाता है, सॉरी घट जाता है। नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक। ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है तो फिर विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक किलो है ना, सॉरी जूल जूल किलोग्राम केल्विन जो है वो विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। अगला देखते हैं केल्विन पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो फिर वो 343 केल्विन होता है। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से है ना 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो क्या होता है? जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन जो है फिर क्या हो जाता है? उसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऊष्मा के संचरण की विधि है। फिर ऊष्मा के संचरण की विधि जो है वो चालन है। ठीक है। संवहन है, विकिरण है, उपयुक्त सभी जो है वो ऊष्मा के संचरण की विधि है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सभी गैस शून्य आयतन घेरते हैं तो फिर सभी गैस जो है वो -273 डिग्री सेल्सियस पर शून्य आयतन घेरते हैं। ठीक है। अगला है पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा पहुंचती है तो फिर पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा जो है विकिरण विधि के द्वारा पहुंचती है। ठीक है। अगला देखते हैं विद्युत केतली में पानी किसके कारण गर्म होता है? तो फिर वो जो है संवहन के कारण गर्म होता है। ठीक है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो कमरे का ताप जो है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो फिर समुद्र का पानी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। ठीक है। वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है तो फ्रेंड्स वाष्पीकरण की दर जो है द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया कहलाती है तो फिर वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उबलते जल की अपेक्षा भाप से अधिक हाथ जलता है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रुद्रोष्ण परिवर्तन में तो फिर रुद्रोष्ण परिवर्तन में क्या होता है ना, ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। रुद्रोष्ण परिवर्तन किस रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है? तो फिर वो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो है वो सर्वाधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो वो सबसे कम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो फिर वो तरंग दैर्घ्य से प्रकाश का रंग निश्चित होता है। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो प्रकाशीय तंतु जो है वो विसरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है तो फिर वो बैगनी रंग जो है वो बैगनी प्रकाश जो है वो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, बैगनी, ऑप्शन डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला किस कारण प्रतीत होता है? तो फिर वो प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है वो नीला प्रतीत होता है। ठीक है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो फिर वो अनंत होती है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक है। वाहनों में साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो फिर वो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है साइड मिरर में और हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? तो फिर इंद्रधनुष जो है वो अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। ठीक है। प्राथमिक या मूल रंग कहलाता है लाल, हरा, नीला, उपयुक्त तीनों जो है प्राथमिक या मूल रंग कहलाता है। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो काला दिखाई देगा। ठीक है। किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो फिर वो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो फिर वो बैगनी रंग का अपवर्तनांक जो है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है। अगला है वाहनों की हेडलाइट में प्रयोग होता है। फिर वाहनों की हेडलाइट में हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए ना अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। इंद्रधनुष में बीच का रंग, तो इंद्रधनुष में जो 7 रंग होता है फ्रेंड उसमें बीच का रंग जो है वो हरा होता है। ठीक है। इन धनुष में कितने रंग होते हैं? तो फिर टोटल 7 रंग होते हैं। ठीक है। सूखा बालू चमकीला जबकि गीला बालू धुतिहीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? वो परावर्तन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो फिर वो अनंत में बनता है। ठीक है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? तो श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों के मेल से बनता है। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं तो फिर उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है। दर्पण में कलई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दर्पण में कलई के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग होता है? तो फिर टेलीविजन
में जो है वो प्राथमिक रंग का प्रयोग किया था, जो कि लाल, हरा और नीला होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जो है जे.एल. बियर्स ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है वो आभासी होता है, सीधा होता है और वास्तविक से छोटा होता है। उपयुक्त सभी जो है वो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, हम लोग पीछे इसके अच्छे से डिस्कस किए हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है? तो फिर वो है अविलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए फ्रेंड, ये हो गया विरल माध्यम, अविलंब हो गया, ये हो गया विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो ये अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, वही सघन माध्यम से जब विरल माध्यम की ओर जाएगी तो अविलंब से दूर हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, हम लोग डिस्कस भी किए और काफी एग्जाम में पूछा जाता है। सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में। ठीक है, पृथ्वी से देखने पर आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो फिर वो नीला प्रतीत होता है पृथ्वी से आकाश को देखने के लिए, देखने से। ठीक है, प्रकाश तरंग होती है, तो प्रकाश तरंग जो है फिर वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, प्रकाश तरंग। वही ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से कांच में पहुंचता है तो उसकी चाल जो है वो घट जाती है, जब प्रकाश वायु से कांच में पहुंचता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। तो फिर साबुन का बुलबुला जो है रंगीन दिखाई देता है, वह प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। अगला है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार जो है रनिंदर कंपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया, और ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो फिर वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है, तो फिर वो एक्टियोमीटर से जो सूर्य की तीव्रता, किरणों की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब जो है वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बड़ा होता है। उपयुक्त सभी, अभी हम लोग जस्ट पीछे देखें ना कि उत्तल दर्पण है ना, हम लोग उत्तल दर्पण में डिस्कस किए कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो है वो आभासी मतलब काल्पनिक, अवतल दर्पण से यहाँ वास्तविक हो गया। ठीक है, उत्तल दर्पण में हम लोग देखें सीधा, अवतल दर्पण में देख रहे हैं उल्टा। ठीक है, और उत्तल दर्पण में हम लोग देखें वस्तु से छोटा, अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का सबसे अच्छा अपवर्तक है। तो प्रकाश का सबसे अच्छा अपवर्तक जो है वो समतल दर्पण जो है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है, समतल दर्पण। तो देखें, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो फिर दूरबीन का आविष्कार जो है हेरेस लिपेसी ने दूरबीन का आविष्कार किया है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की भांति कार्य करता है? तो फिर कैमरे का फिल्म भाग जो है वो आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो फिर धूप की चश्मे की क्षमता जो है वो जीरो डायोप्टर होती है। ठीक है, लेंस का यूनिट होता है फिर डायोप्टर। ठीक, इसमें जीरो डायोप्टर होता है धूप की चश्मा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कैमरा में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? फिर कैमरा में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है कैमरा में। ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने समय तक रहता है? तो फिर 1/10 सेकेंड तक किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर रहता है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो फिर वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया का तात्पर्य है। देखिए फ्रेंड, एक होता है मायोपिया जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया जिसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है, आप लोग फ्रेंड्स कमेंट्स करेंगे दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो फिर टेलीस्कोप का आविष्कार जो गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक किसने किया? तो फिर वो नील और रूस्का ने किया। ठीक है, मानव आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो फिर वो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला किसके भांति कार्य करता है? तो पानी में हवा का बुलबुला जो है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। अभी हम लोग जस्ट देखें लेंस की क्षमता जो है वो डायोप्टर से मापी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मायोपिया से तात्पर्य है। तो मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। फिर आइरिस जो है वो आंख में आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? तो नेत्रदान जो होता है वो उसमें जो है क्या कहा जाता है ना, कोर्निया डोनेट किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, तो 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो विद्युत चालकता की यूनिट जो है वो महो जो है वो विद्युत चालकता की यूनिट है। अगला क्वेश्चन है, ओम मीटर किसका मात्रक है? तो फिर ओम मीटर जो है वो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, ओम मीटर। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो फिर प्रतिरोध का मात्रक जो है वो ओम जो है वो प्रतिरोध का
मात्रक होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत बल्ब का आविष्कार जो एडिसन ने किया था। उत्तर लेंस की क्षमता होती है, उत्तर लेंस की क्षमता जो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता जो वो ऋणात्मक होती है। ठीक है। जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो वो द्विफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है? तो फ्यूज तार जो है वो सीसा और टीन का मिश्रण होता है। अगला है, विद्युत फ्यूज का गलनांक होता है। तो विद्युत फ्यूज का गलनांक जो है वो निम्न होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो विद्युत धारा जो है वो आमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो फिर टंगस्टन का गलनांक जो है वो 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक जो है वो फैराडे होता है। ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। तो फिर वो मोमबत्ती मोमबत्ती फिर वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो उसका रंग जो है वो काला होता है। हम लोग थोड़ी सेक्शन में डिस्कस किए हुए हैं। हीटर का तार किसका बना होता है? तो हीटर का तार जो है वो नाइक्रोम का बना होता है। और नाइक्रोम जो है किस किस का बना होता है हम लोग थोड़ी सेक्शन में डिस्कस किए। आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट्स करेंगे फ्रेंड। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो है वो अनंत होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है वो एम्पियर होता है। ठीक है। लघु पथन मतलब शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। बल्ब के फिलामेंट में किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है। नाइक्रोम तो हीटर का तार होता है। इसमें क्या क्या चीज से बनता है फ्रेंड? आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग बताएंगे, हम लोग फिर इसमें लास्ट में आंसर देंगे। ठीक है। अगला देखते हैं, वर्णधत्ता रोग में व्यक्ति किस रंग में विभेद नहीं कर पाता है? तो वर्णधत्ता से पीड़ित व्यक्ति जो है वो है ना, लाल और हरा रंग में भेद नहीं कर पाता, मतलब डिफरेंस नहीं कर पाता है कौन लाल है कौन हरा है। ठीक है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है? तो फिर दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तर लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति किस लेंस के चश्मे का प्रयोग करेगा? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेगा। ठीक है। हम लोग आंसर बता, आप लोग से फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत हीटर का तार बना होता है तो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम जो है वो निकेल व क्रोमियम का मिश्र धातु है। ठीक है। देखिए, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। तो फिर ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं तो फिर वो एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दृष्टि विद्युत धारा में परिवर्तित करता है तो फिर वो रेक्टिफायर करता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म सेल की क्षमता होती है। तो सूक्ष्म सेल की क्षमता जो है 1.5 वोल्ट होती है। ठीक है। सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है। तो सेल में संग्रहित ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है। विद्युत चालकता की इकाई है तो फ्रेंड विद्युत चालकता की इकाई जो है महो होती है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का एस आई मात्रक, फ्रेंड चुंबकीय क्षेत्र का एस आई मात्रक जो है वो टेस्ला होता है। ठीक है। चुंबकत्व खत्म हो जाता है। तो चुंबकत्व जो है वो है ना, पीटने से और गर्म करने से चुंबक मतलब चुंबक का जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाता है। ठीक है। तंडित चालकता किसके बनाए जाते हैं? तो तंडित चालक जो है वो तांबे के बनाए जाते हैं। ठीक है। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? तो ट्रांसफार्मर का आविष्कार जो है डब्ल्यू शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो डब्ल्यू शॉकले जो है वो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो फिर वो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार जो है ग्राहम बेल जो है वो टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है तो फिर चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है। चुंबकीय सुई संकेत करती है, फिर उत्तर दिशा को संकेत करती है। ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकन किया गया? तो फ्रेंड्स किसके द्वारा अवलोकन किया गया? तो फिर वो ओस्ट्रेड के द्वारा अवलोकन किया गया विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम। ठीक है। अगला है, चुंबकीय फ्लक्स का एस आई मात्रक है तो फिर वो वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का एस आई मात्रक होता है। ठीक है। सोलर सेल में किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है? तो फिर वो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता, तो फिर ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता जो वो बढ़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध, तो गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो है वो घटता है। ठीक है। और ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता जो है वो क्या होती है? तो बढ़ती है। दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, डीसी को एसी में बदलने का कार्य करता है तो सॉरी इन्वर्टर जो है वो डीसी को एसी में बदलने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, लेक लॉन्च सेल में प्रयुक्त विद्युत अवघटक है तो फिर वो है अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक का
निर्माण किया जाता है? तो अस्थायी चुंबक का निर्माण जो है वो नर्म लोहा से किया जाता है। ठीक है, अस्थायी चुंबक का निर्माण किससे किया जाता है? तो फिर वो इस्पात से अस्थायी चुंबक का निर्माण किया जाता है। अगला है, अति चालक की प्रतिरोधकता होती है? तो फिर वो शून्य होती है अति चालक की प्रतिरोधकता। ठीक है, सीसा संचालक बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अवघटक है? तो फिर वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अगला है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? तो ट्रांसफार्मर का आविष्कार जो है माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था। ठीक है, अगला है, सूक्ष्म सेल किस प्रकार की सेल होता है? तो सूक्ष्म सेल जो है वो प्राथमिक प्रकार का सेल होता है। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है? तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो अनंत होता है। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबकीय किस दिशा की ओर इंगित करता है? तो फिर वो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक होता है? तो फिर वो ग्रेस होता है। प्राकृतिक चुंबक होता है? तो प्राकृतिक चुंबक जो है लोहे का अयस्क होता है प्राकृतिक चुंबक। ठीक है, तांत्रिक चालक का आविष्कार किसने किया था? तो फिर वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, अगला है, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए होता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग जो है प्रेरित धारा की पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है? तो टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा होती है। ट्रांसफार्मर किस परिपथ में प्रयुक्त होता है? तो ट्रांसफार्मर जो है वो केवल AC परिपथ में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, विद्युत सेल का कैथोड किसका बना होता है? तो विद्युत सेल का कैथोड जो है वो जस्ता का बना होता है। ठीक है, विद्युत सेल का एनोड बना होता है? तो विद्युत सेल का एनोड जो है वो कार्बन का बना होता है और कैथोड जो है वो जस्ता का बना होता है। अगला है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। क्या क्वेश्चन है इसमें, चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई है? तो फिर वो वेबर वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गामा किरणों का नामकरण किसने किया? तो गामा किरणों का नामकरण जो है वो रदरफोर्ड ने किया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, एक ऋण आवेशित कण होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार जो है टेलर जो है वो रडार का आविष्कार किया था। ठीक है, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण जो है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रडार जो है वो रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, न्यूट्रॉन है? तो न्यूट्रॉन जो है वो आवेशित कण है न्यूट्रॉन। ठीक है, किस किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो फिर वो गामा किरणों की वेधन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। परमाणु बम में प्रयुक्त होने वाला तत्व है? तो परमाणु बम में प्रयुक्त होने वाला तत्व जो है वो यूरेनियम 235 यूरेनियम 239 उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र है? तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है वो तारापुर महाराष्ट्र का जो है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है। अगला है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स, रेडियो सक्रियता की खोज जो है हेनरी वेकुलर ने रेडियो सक्रियता की खोज की है। ठीक है, होलोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो होलोग्राफी का आविष्कार जो है डेनिस गबोर ने होलोग्राफी का आविष्कार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, पुरानी चट्टानों की जानकारी किस विधि के द्वारा प्राप्त की जाती है? लेकिन पुरानी चट्टानों की जानकारी जो है वो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है? लेकिन वो अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें उपयुक्त सभी जो है वो रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। हाइड्रोजन बम आधारित है? तो फिर वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। ठीक है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है? तो कोबाल्ट 60 जो है वो गामा किरणें को उत्सर्जित करता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है? तो फिर वो न्यूट्रॉन का होता है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर। ठीक है, पोजिस्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो पोजिस्ट्रॉन की खोज है वो एंडरसन ने की है। ठीक है, कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है? तो फिर वो जर्कोनियम जर्कोनियम जो है वो रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। ठीक है, लेजर बीम का उपयोग होता है? तो लेजर बीम का उपयोग जो है आंख की चिकित्सा में होता है लेजर बीम का प्रयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया? तो हाइड्रोजन बम को जो है एडवर्ड टेलर ने विकसित किया है। ठीक है, रडार का पूरा नाम क्या है? तो रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है वो रडार का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की है? तो न्यूट्रॉनों की चीज है वो खोज है वो पाउली पाउली जो है वो न्यूट्रॉनों की खोज की है। ठीक है, रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है? तो फ्रेंड, रेडियो सक्रियता का मात्रक मात्रक जो है वो क्यूरी जो है वो रेडियो सक्रियता का मात्रक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग कहलाता है? तो प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की
कुल संख्या का योग जो है वो द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जीव के अवशेषों की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है? तो जीव के अवशेषों की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और वही हम लोग अभी जस्ट पीछे देखे ना फ्रेंड्स, पुरानी चट्टानों की जानकारी का पता लगाने के लिए जो है हम लोग यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है कैंसर के इलाज में होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो परमाणु संलयन जो है वो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन जो है वो थोरियम है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे है तो फिर वो गामा किरणें जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अगला है, नाभिक का त्रिज्या होता है। तो फिर नाभिक का त्रिज्या जो है वो 10⁻⁻15 मीटर का होता है। अगला होता है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। तो फ्रेंड परमाणु के नाभिक में जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, ये भी दोनों उपस्थित होता है। ठीक है, प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? तो फिर प्रोटॉन का नामकरण जो है वो रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, परमाणु विद्युत होता है। तो फिर परमाणु विद्युत जो है वो क्या होता है? वो उदासीन होता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर नमन कोण कितना होता है? तो विषुवत रेखा पर नमन कोण जो 0 डिग्री होता है। ठीक है, और त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो त्रिविमीय चित्र जो है वो होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। देखिए भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना। उसके बाद अगला देखते हैं, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। ठीक है, जाना जाता है तो भारत के रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है के सीवान को। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो फिर वो रितु करिधल को रॉकेट वुमेन की ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला है, अंतरिक्ष का पितामह किसको माना जाता है? तो अंतरिक्ष का पितामह जो है वो विक्रम साराभाई को माना जाता है। भारत में कहते हैं, भारतीय निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? तो फिर भारत द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? तो फिर आर्यभट्ट उपग्रह को 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसमें जो है वो इंदिरा गांधी जो है वो देश के प्रधानमंत्री थी। ठीक है, मंगल मिशन MOM किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो मंगल मिशन जो है MOM जो है वो 2013 में लॉन्च किया गया था ना, 5 नवंबर 2013 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स किस देश की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है? तो स्पेस एक्स जो है वो अमेरिका देश की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। ठीक है, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो इसरो का पूर्ण रूप होता है फ्रेंड है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है ना, संगठन। ये ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय थे सतीश धवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह कौन है? तो फिर भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह मतलब शिक्षा से रिलेटेड पहला उपग्रह भारत का कौन है? तो वो है ईडूसेट। नाम से ही परिचित होंगे आप लोग। भारत का पहला संचार उपग्रह, तो फिर भारत का पहला संचार उपग्रह जो है एप्पल जो है भारत का पहला संचार उपग्रह नेविगेशन वाला है ना। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला का क्या नाम है? तो फिर उसका नाम है कल्पना चावला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर। तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर जो है वो लाइका एक कुतिया थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 को जो है ना 22 जुलाई 2019 ईस्वी को लॉन्च किया गया था और यह असफल रह गया था। चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का क्या नाम था? तो फिर चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का नाम जो है वो विक्रम रखा गया था और रोवर का नाम जो है वो प्रज्ञान रखा गया था। ठीक है, अगला है, चंद्रयान 2 मिशन को के रोवर का क्या नाम था? तो रोवर के नाम को जो है वो प्रज्ञान राम नाम रखा गया था। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो फिर वो है यूरी गागरिन। यूरी गागरिन जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो है वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली एशियाई कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली एशियाई जो है वो फॉर्म तुवानपे जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई थी। अगला क्वेश्चन है, PSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो PSLV का पूर्ण रूप है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन है, GSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो GSLV का पूर्ण रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए क्या कर रहा है कि मंगलयान किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो मंगलयान जो है वो PSLV C-25 के जरिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, चंद्रयान 1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो फिर PSLV C-11 के जरिए चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? तो फिर मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो है वो इसरो का आदर्श वाक्य है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है?
तो भारत का मिसाइल मैन जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, ठीक है। और भारत के रॉकेट मैन के नाम से जो के सिवान को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक हैं। तो भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 चंद्रमा पर कब लॉन्च हुआ था। तो वो 14 नवंबर 2008 ईस्वी को लॉन्च हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है। तो EOS-3 जो है वो पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था। तो फिर वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है। तो प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम है कोलंबिया, जो फिर वो प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है। तो फिर वो है स्पुतनिक 1 जो है वो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित होने वाला प्रथम उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है। तो फिर वो राकेश शर्मा जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय है। आरबीआई ने कितने रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापित थी। तो फिर वो 2 रुपए के नोट पर। अगला क्वेश्चन फिर, जापान की स्पेस एजेंसी कौन सी है। तो फिर वो जाक्सा जो है वो जापान की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। फिर तो हम लोग बिहार एसएससी की तैयारी के लिए जो हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जिसमें आज हम लोग 21वां आपका ये फ्रेंड आज फिजिक्स कंप्लीट हुआ। हम लोग 1 से 10 तक बायोलॉजी पे डिस्कस किए और 11 से 22 तक जो है हम लोग फिजिक्स पे डिस्कस किए। अब हम लोग केमिस्ट्री पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।